ऑल वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में इंक्लूजन का टॉपिक, समावेशी शिक्षा, जिसमें चिल्ड्रन में स्पेशल नीड्स भी इंक्लूडेड रहता है। क्योंकि एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो एक क्लासरूम में डिफरेंट टाइप के लर्नर्स हो सकते हैं और अलग अलग लर्नर्स हैं, चाहे वो हाईली इंटेलेक्चुअल हैं, बिल्कुल स्लो लर्नर हैं, किसी तरह से मेंटल रिटार्डेशन इम्पेयरमेंट है, फिजिकल इम्पेयरमेंट है। उन सब का इंक्लूजन करने के बारे में बात की गई है कि हमने क्या करना है, इंक्लूसिव स्कूल बनाना है। मतलब आपके जो कॉमन या नॉर्मल स्कूल होते हैं जहाँ पे एक एवरेज नॉर्मल बच्चा जाता है, वहीं पे आप हमारे जो किसी भी तरह से मेंटली रिटार्डेड, फिजिकली रिटार्डेड या और भी नॉर्मल के अलावा कैसा भी बच्चा है, वो सारे इकट्ठे एक साथ एक ही स्कूल में, एक ही क्लासरूम में पढ़ेंगे। और इस तरह के स्कूल्स को नाम दिया गया इंक्लूसिव स्कूल, और इस तरह की एजुकेशन को इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ट्रेड्स ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर। जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, अब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड में नॉर्मल को छोड़कर बाकी सारे स्पेशल नीड्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनमें एक टाइप बनाया गया है गिफ्टेड चिल्ड्रन। इसमें सिर्फ हमसे गिफ्टेड पूछा है, बट गिफ्टेड के अंदर भी 3 टाइप होते हैं। एक तो इंटेलेक्चुअली ब्राइट बौद्धिक सक्षम बच्चे, वो वाले बच्चे होते हैं जिनका 130+ IQ होता है। दूसरा क्रिएटिव चिल्ड्रन। अब क्रिएटिविटी से भी एक चीज़ आपने ध्यान रखनी होती है कि क्रिएटिविटी डजंट नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IQ। एक नॉर्मल बच्चा भी क्रिएटिव हो सकता है, ज़रूरी नहीं हाई IQ ही चाहिए होता है। और थर्ड इसमें टैलेंटेड आ जाता है। टैलेंट का भी डायरेक्ट लिंक नहीं रहता हमारे IQ के साथ, ज़रूरी नहीं कि हाई IQ ही चाहिए किसी फील्ड में टैलेंटेड होने के लिए। टैलेंटेड हम ऐसे बच्चों को बोल देते हैं जो पर्टिकुलर किसी एक फील्ड में एक्सेल करते हैं, जैसे क्रिकेट हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। एंड क्रिएटिव हैं जो जिनके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं। इंटेलेक्चुअली ब्राइट जिनका IQ 130+ होता है। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मली ट्रेड्स ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट पूछा है, मतलब इनमें से किसी के भी ट्रेड आप बता सकते हो। यूज़ मोर कॉमन सेंस, बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट मैटर, हैव टेंडेंसी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो ये सब कुछ ही करेक्टरिस्टिक्स रहती हैं। बट हाँ, अगर स्पेशली वो क्रिएटिव, टैलेंटेड या इंटेलेक्चुअली ब्राइट की करेक्टरिस्टिक्स पूछता है ना, तो फिर उन पर्टिकुलर इनके अकॉर्डिंग आंसर करना है। क्योंकि भले ये गिफ्टेड के अंदर ही तीनों टाइप हैं, बट तीनों एक दूसरे से अलग भी हैं। ठीक है, तो जैसा भी क्वेश्चन पूछे फिर उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल टेंड टू डिस्प्ले। हम देखते हैं ना आजकल तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ हो गई है, हम अपने बच्चों को, जैसे सिंगल ही चाइल्ड है तो उसे बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो इससे बच्चा क्या हो जाता है, इससे बच्चा अग्रेसिव, इमेच्योर, नेगेटिव या डिफेंसिव किस तरह का बन जाता है, अग्रेसिवनेस आ जाती है उसमें, आक्रामकता आ जाती है। बहुत ही ओवर प्रोटेक्ट करोगे अगर अपने चाइल्ड को, तो हमें बच्चे को फ्रीडम भी देनी चाहिए जिसमें वो खुद से इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करे, अपनी सोसाइटी से इंडिपेंडेंटली कुछ चीज़ें सीखे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती बच्चे को, उसमें एबिलिटीज़ हैं, खुद से वो चीज़ों को कर सकता है ना। तो बट आजकल के पेरेंट्स जैसे सिंगल चाइल्ड है तो बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ करते हैं कि वो ओवर प्रोटेक्शन बन जाता है फिर, विच इज़ नॉट गुड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। गलत वाली स्टेटमेंट बतानी है। हु इज़ एफिशिएंट इन हिज वर्क इज़ मेंटली हेल्दी। ठीक है, हो सकता है। ओवर प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड कॉजेज एबनॉर्मल मेंटल हेल्थ। बिल्कुल सही बात है। टू मच कॉम्पिटिशन इन स्कूल कॉजेज बेटर मेंटल हेल्थ। क्या आपको लग रहा है ये सही हो सकता है कि बहुत ही कॉम्पिटिशन क्रिएट कर दें तो उससे बच्चे की मेंटल हेल्थ बेटर होगी? बेटर नहीं, वर्स होती है वो, है ना, उसके माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो ये फॉल्स वाला स्टेटमेंट है। आगे, द टीचर हु फील्स इन सिक्योर इज़ हैविंग पुअर मेंटल हेल्थ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। तो फॉल्स पूछा था, तो राइट आंसर है सी। ये सही बात नहीं है कि बहुत ही कंपटीशन हम क्रिएट करें स्कूल में जिससे कि मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, बेटर नहीं होगी, वो बिगड़ेगी। और ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, विच मेथड हेल्प्स द स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अगर आपने स्टडी करना है ऐसे बच्चों को जो उनकी स्पेशल नीड्स हैं, कुछ विशेष आवश्यकता हैं, तो किस तरह के मेथड का आप यूज़ करोगे? हिस्टोरिकल, केस स्टडी, डिस्क्रिप्टिव या एक्सपेरिमेंटल मेथड? अभी वैसे ही देखा जाए क्वेश्चन, ये हमारा पर्सनैलिटी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड या इंक्लूसिव दोनों का ही कॉमन क्वेश्चन है। तो जब हम बच्चे के बारे में फाइंड आउट करने जाते हैं तो उसमें अलग अलग मेथड आते हैं उसको, उसके बिहेवियर को जानने के, उसके पर्सनैलिटी को जानने के लिए। बट अगर स्पेशल नीड वाला बच्चा है तो उसके लिए इनमें से जो बेस्ट है वो है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में क्या किया जाता है, जो भी बच्चा है या जो भी पर्सन है, बच्चा है ना, उसके बारे में, मतलब वो आपका केस है और उसके जो क्लोज वंस हैं या जो बच्चा खुद है, उससे
बच्चे के बारे में जानने की कोशिश की जाती है, जैसे उसके पेरेंट्स, उसका नेबरहुड हो सकता है, उसका डॉक्टर हो सकता है, फिजिशियन हो सकता है ना, उनसे बातचीत करके जाना जाता है कि बच्चा किस तरह का है। ठीक है, तो स्पेशल नीड्स हैं उसकी, अगर किसी भी तरह स्पेशल नीड मतलब वो बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल है, क्रिएटिव है, हर टाइम कुछ नया करता रहता है, कोई टैलेंट है, तो उसके जो बच्चे के क्लोज वंस हैं उन्हें पता ही होता है ना, उससे हमें ये चीज़ पता लग सकती है। तो केस स्टडी मेथड जो है वो हेल्प करेगा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को पहचानने में या उनकी स्टडी करने में। नेक्स्ट है डैश इज़ ए क्लासरूम इन विच स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड्स कॉपरेट बाय डूइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्रोजेक्ट टू रीच ए कॉमन गोल। अब ना अलग अलग तरह की कॉपरेटिव लर्निंग का हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे बच्चे मतलब ग्रुप में कुछ काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन कि एक कॉमन गोल है सब बच्चों का, ठीक है, वो एक प्रोजेक्ट के डिफरेंट पार्ट कर रहे हैं, अलग अलग जॉब्स दे रखी है मतलब उनको, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला कि डैश इज़ ए क्लासरूम इन विच स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड से हैं, कॉपरेट बाय डूइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्रोजेक्ट। वो कॉपरेट कैसे करते हैं, कोई उनको टास्क दिया गया है और वो उसमें अलग अलग काम भी दिया हुआ है। अलग अलग काम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि वो डिफरेंट बैकग्राउंड है, उनका कल्चर बैकग्राउंड है। तो इस तरह के क्लासरूम को क्या कहा जाता है, जिगसॉ क्लासरूम कहा जाता है। जिगसॉ क्लासरूम में क्या करते हैं, एक कॉमन गोल रहता है, बट उसमें जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग कुछ काम कर रहे होते हैं। और वो जैसे कोई बच्चा है, उसे एक टास्क दे दिया कि आप एक ये काम करोगे, ये वाले चीज़ें आप कलेक्ट करके लाओगे, दूसरे को बोला ये दूसरी चीज़ें आप करोगे, है ना। बच्चा एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि इस तरह से हम इसमें वर्क कर सकते हैं, दूसरा कुछ और बता रहा है, मतलब जो भी उसकी उनकी एबिलिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग वो अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं और एक कॉमन गोल तक पहुँचते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जिगसॉ क्लासरूम, है ना। जबकि पेयर शेयर में मेनली क्या किया जाता है, टीचर जो है वो कुछ क्वेश्चनिंग करता है, बच्चे से कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम देता है, पहले बच्चे अपने मन में सोचते हैं, फिर एक दूसरे के साथ वो शेयर करते हैं कि क्या क्या थॉट्स हमारे। तो इस यहाँ पे जिस तरह का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर जिगसॉ क्लासरूम आ जाए। नेक्स्ट है ADHD स्टैंड्स फॉर। ADHD की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म आती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो किसी भी बच्चे में पाया जा सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, अति सक्रियता की प्रॉब्लम है बच्चा, और जब अति सक्रियता का प्रॉब्लम होता है तो बच्चा एक जगह बहुत देर तक टिक के नहीं बैठ पाता है, उसमें एनर्जी बहुत है, डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, छोटी सी छोटी चीज़ भी उसे डिस्ट्रैक्ट करती है, बहुत लंबे देर तक के लिए बैठकर वो अटेंशन नहीं लगा पाता। तो हमें डिस्ट्रैक्शंस हटानी होती हैं, बहुत देर तक उसे पढ़ाते नहीं रहना होता, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे ब्रेक देने होते हैं, ठीक है, अगर ऐसा कुछ बच्चा आपको क्लासरूम में मिलता है। बट मेनली आपसे फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है डैश आर प्रॉब्लम्स इन प्रोनाउंसिंग साउंड्स करेक्टली। हमें क्या करना है, कुछ साउंड्स को हम प्रोनाउंस करने में डिफ़िकल्टी फेस करता है बच्चा, तो ये जो प्रोनाउंसिएशन है इसमें जब डिफ़िकल्टी आती है या साउंड्स को करेक्टली प्रोनाउंशिएट करने के लिए डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम है, उसे क्या कहा जाता है, तो इसे एक नाम दिया जाता है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। ये याद रखना है। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में बच्चा अच्छे से मतलब जो भी लैंग्वेज है या रीडिंग करते टाइम वो साउंड्स को अच्छे से करेक्टली प्रोनाउंस नहीं कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ए टीचर इज़ यूजिंग एन अल्टरनेटिव कंप्यूटर कीबोर्ड टू फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम सेरिब्रल पाल्सी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। कुछ भी अल्टरनेटिव कीबोर्ड का यूज़ कर रहा है, क्योंकि अब जैसे जो बच्चे हैं यहाँ पे सेरिब्रल पाल्सी एक तरह का ब्रेन पैरालिसिस है, जहाँ पे बच्चे का जो माइंड है और उसकी जो बॉडी है उसके बीच में अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव कंप्यूटर कीबोर्ड, जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है हमारा कंप्यूटर का कीबोर्ड, उससे हटकर कुछ और अलग तरीके से जो उस बच्चे के लिए हेल्पफुल हो, कुछ अल्टरनेटिव कीबोर्ड का यूज़ कर रहा है। तो इस टेक्नोलॉजी को किसका नाम दिया जाता है, इस तरह की टेक्नोलॉजी को कहा जाता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक तकनीक, क्योंकि वो सहायता करती है बच्चे को पर्टिकुलरली कोई टास्क करने में। नेक्स्ट है इंक्लूजन इन एजुकेशन रेफर्स टू। इंक्लूजन का क्या अर्थ होता है, स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स स्पेंड ऑल देयर टाइम विद नॉर्मल स्टूडेंट, या स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स अटेंड स्पेशल स्कूल, स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स स्पेंड हाफ ऑफ देयर टाइम विद नॉर्मल स्टूडेंट, या इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स विद नॉर्मल स्टूडेंट्स ऑकेजनली। तो ऑकेजनली नहीं करनी है, स्पेशल नीड्स वालों को स्पेशल स्कूल में नहीं जाना है, हाफ टाइम भी नहीं,
फुल टाइम जो स्टूडेंट है, स्पेशल नीड वाले, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, वो अपना सारा टाइम नॉर्मल बच्चों के साथ स्पेंड करेंगे। इसे ही इंक्लूजन समावेश कहा जाता है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमनली आइडेंटिफाइड फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विच इज़ जेनेटिकली ट्रांसमिटेड इज़। जेनेटिकली जो ट्रांसमिट होती है उस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट है डैश रेफर्स टू ए ब्रॉड रेंज ऑफ ऑटिज्म डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग द क्लासिकल एंड सीवियर फॉर्म ऑफ ऑटिज्म, और इसे हम किसका नाम देते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, शॉर्ट में ASD। ASD का भी फुल फॉर्म आपने याद रखना है। ऑटिज्म में मतलब कुछ भी करने का बच्चे का डिफरेंट स्टाइल हो सकता है, आई कांटेक्ट वगैरह नहीं करता है, क्वाइट नेचर का होता है ना, इस तरह की प्रॉब्लम होती है ऑटिज्म। नेक्स्ट है इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप्स डिमांड्स। पिछड़े वर्गों से जो बच्चे आते हैं वो क्या डिमांड करते हैं, क्या हमें एविडेंशियल एनकरेजिंग आइडेंटिटी बेस्ड स्टीरियोटाइप, मतलब जो भी आइडेंटिटी उनकी पहचान आधारित रूढ़िवादिताएं हैं उनको प्रोत्साहित करना है क्या, या आइसोलेट कर देना है, उनका जो भी सोशल एफिलिएशन है उसके बेसिस मतलब अलग कर देने उनके क्लासरूम। सेम एबिलिटी ग्रुपिंग, एक जैसा जो बच्चा है मतलब सेम कल्चर से आता है तो उनको एबिलिटी ग्रुपिंग में डाल देता है, मतलब उनके कुछ ग्रुप्स बना देने, या अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स ट्रांजिशन। तो आई थिंक आपको खुद ही ये पता चल रहा होगा कि इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। आंसर आपने इस केस में ऐसा चूज़ करना होता है जहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना शो हो, भेदभाव ना शो हो। आप जो भी किसी कोई भी बच्चा है चाहे मेंटली फिजिकली डिफरेंट कल्चर का, उनके लिए रिस्पेक्ट शो करना होता है, वो एक फ्रेंडली क्लासरूम क्रिएट करके रखना होता है ना, इस तरह की चीज़ें करनी है। तो उस क्वेश्चन का आंसर आप करना कमेंट सेक्शन में, आपको आना चाहिए करना कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कैसे आप करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है। इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स अडॉप्टिंग पेडागोजी दैट सपोर्ट्स नीड्स ऑफ ऑल लर्नर, बिल्कुल सही बात है, जैसा भी लर्नर उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड है ना। नेक्स्ट एन इंक्लूसिव क्लासरूम अकोमोडेट डिफरेंसेस इन लैंग्वेज स्टाइल एंड प्रमोट्स कोलैबोरेशन। ये क्या करता है, एक तरह से समायोजित करता है भाषा शैली के अंतर को और सहयोग को बढ़ावा देती है। ये चीज़ बिल्कुल सही बात है, ये भी करेक्ट है इसके बारे में। इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर्स अराउंड फिक्स्ड करिकुलर एंड स्टैंडर्ड असेसमेंट, ये तो करेक्ट नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अभी हमने एक स्टेटमेंट बोली कि जैसा बच्चा उसी के अकॉर्डिंग मेथड, उसी के अकॉर्डिंग करिकुलम, और यहाँ पे उल्टी चीज़ उसके बारे में बोल दे रहे हैं, तो ये तो करेक्ट नहीं हो सकता। दोनों में से कोई एक ही चीज़ करेक्ट हो सकती है। ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो हमारे पास इनकरेक्ट है ये, बट अगला भी देख लेते हैं। इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स टीचिंग इन वेज दैट डू नॉट एक्सक्लूड। ठीक है, वही चीज़ नहीं करती है, मतलब सबको इंक्लूड करती है, जैसा भी बच्चा उसी के अकॉर्डिंग हम बढ़ाते हैं उसको, है ना। तो राइट आंसर इनकरेक्ट चूज़ करना था, वो है थर्ड ऑप्शन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया आई थिंक आपने पढ़ा ही होगा, ये किस तरह का डिसऑर्डर है, रीडिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। डिसग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर है, लेखन विकार है, और डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर है, पठन विकार है। डिसकैलकुलिया मैथमेटिकल डिसऑर्डर आ जाता है ना। और कौन सा बचा, एक डिस्फेजिया बचा, डिस्फेजिया लैंग्वेज डिसऑर्डर है। ठीक है, ये चार मेन डिसऑर्डर आते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जिन्हें कह देते हैं हम, है ना। तो डिसलेक्सिया यहाँ पे पूछा है, वो रीडिंग रिलेटेड है, तो उसका जो ऑप्शन है देख लो, ढूंढ लो कौन सी है। डिफ़िकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, डिफ़िकल्टी इन फिजिकल कोऑर्डिनेशन, डिफ़िकल्टी इन स्पेशियल अवेयरनेस, या डिफ़िकल्टी इन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये तो नहीं है, कोऑर्डिनेशन वाला जो है वो डिस्प्रेक्सिया आ जाता है। और डिफ़िकल्टी इन स्पेशियल अवेयरनेस, स्पेशल अवेयरनेस मतलब स्थान संबंधी, जैसे ये भी मैथ में आ जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन वगैरह भी बच्चा नहीं बता पाता है, डिस्टेंस नहीं बता पाता है, तो ये मैथमेटिकल मतलब डिसकैलकुली आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है डिफ़िकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग। फोनोलॉजी का मतलब ही एक तरह से ध्वनि विज्ञान है, ध्वनियों को समझना, किसी भी लैंग्वेज की फोनोलॉजी को समझना होता है, जो बच्चा नहीं समझ पाता, इसीलिए वो रीडिंग में डिफ़िकल्टी फेस करता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट है द अप्रोच टू एजुकेटिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन विच मूव्स देम फ्रॉम करिकुलम एट एन अनयूजुअली रैपिड स्पीड इन नोन एज। अब जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, और गिफ्टेड में ये स्पेशली बात हो रही है इंटेलेक्चुअली ब्राइट की, बाकियों के बारे में नहीं है, क्रिएटिव और
टैलेंटेड में नहीं आता, ये इंटेलेक्चुअली ब्राइट के बारे में है ये, बट ठीक है गिफ्टेड दिया है कोई बात नहीं ना। तो इंटेलेक्चुअली ब्राइट का क्योंकि आईक्यू बहुत ज़्यादा है, 130+ आईक्यू काफ़ी ज़्यादा है, जबकि मैक्सिमम पॉपुलेशन 90 से 110 के बीच में ही रहती है, तो इनके कंपैरिजन में ये नॉर्मल से काफ़ी हाई है। और हमारा जो करिकुलम है, ये पूरा एजुकेशन सिस्टम नॉर्मल बच्चे को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। बात तो बहुत की जाती है बट है वैसा ही अभी भी। तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशली एक चीज़ की जाती है, मतलब अलग अलग स्ट्रैटेजीज हम फॉलो करते हैं, उसमें से एक स्ट्रैटेजी आती है ग्रेड एक्सेलेशन की, कि ऐसे बच्चों के मेरे को नेक्स्ट का क्लास में भेज दें, ठीक है। क्योंकि अगली वाली जो क्लासेस हैं वो करिकुलम इनको चैलेंजिंग लगता है, क्योंकि उनसे एज के अकॉर्डिंग उनसे हाई या बड़े बच्चों के लिए बनाया गया है, और इनका मेंटल लेवल ऑलरेडी उन्हीं की तरह एडवांस है जैसा हमें मतलब एक 10 साल का बच्चा है तो 12 साल के बच्चे जितना नॉर्मल, जो भी बच्चा नॉर्मल बच्चा जो 12 साल का है और ये गिफ्टेड बच्चा 10 साल का है, इन दोनों का आईक्यू सेम हो सकता है ना, मेंटल एबिलिटी सेम हो सकती है। तो ग्रेड एक्सेलेशन बोला जाता है इसे, कि अगली कक्षाओं में भेज दिया जाता है, जल्दी जल्दी वो करिकुलम करवाया जाता है, क्योंकि इन बच्चों में एबिलिटी होती है कि ये हायर क्लासेस के एजुकेशन करिकुलम को भी समझ पाते हैं, बिकॉज इनका आईक्यू हाई है और हमारा जो करिकुलम है वो नॉर्मल आईक्यू के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ठीक है। तो अपनी एज से काफ़ी एडवांस होते हैं। एंड इस चीज़ को जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया है उसे हम कहेंगे एक्सेलेशन। राइट आंसर है तवरण सेकंड। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया इज ए। डिस्ग्राफिया क्या है, तो पीछे अभी मैंने बताया डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड है, लेखन विकार है, राइटिंग डिसऑर्डर है, लिखने से संबंधित। तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है कि एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है इसे, करेक्टराइज बाय ट्रबल इन फॉर्मिंग लेटर्स एंड शेप, लेटर और शेप वगैरह नहीं बना पाता है। साइकोलॉजिकल नहीं होगा, स्पीच डिसऑर्डर तो है ही नहीं ये, है ना, वो तो डिसफेजिया हमने नाम दिया, और लोकोमोटर डिसऑर्डर भी नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय ट्रबल इन फॉर्मिंग लेटर एंड शेप। जैसे बच्चा डी को बी लिख देता है, लिखना था डैड लिख देगा बैड, इससे उसकी जो राइटिंग एबिलिटीज़ हैं वो क्या होती है, ये स्किल या राइटिंग स्किल जो क्षमता है उसकी वो अफेक्ट होती है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, टीचर्स हु आर वर्किंग टुवर्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम, उन्हें क्या करना चाहिए। क्रिएट करिकुलम अडेप्टेशन, इनकॉर्पोरेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, एग्जामिन देयर ओन इम्प्लिसिट बायस, या फिर सी डाइवर्सिटी एज एन ऑब्स्टेकल। अब ना यहाँ पे जिस तरह की ऑप्शन दे रखी हैं, और मतलब ऑप्शन ये हैं आपके पास, है ना, तो जिस तरह के ऑप्शन दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग एक तो फोर्थ जो ऑप्शन है वो है सी डाइवर्सिटी एज एन ऑब्स्टेकल। ये जो विविधता है क्लासरूम में, कि कोई गिफ्टेड है, कोई टैलेंटेड है, कोई क्रिएटिव हो सकता है, कोई सोशली कल्चरली बैकवर्ड हो सकता है, कोई स्लो लर्नर है, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, अलग अलग बच्चे होते हैं ना। तो इस डाइवर्सिटी को, इस विविधता को हमने बाधा के रूप में नहीं देखना होता है, एक साधन के रूप में देखना होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो टोटली गलत आ जाती है। और फोर्थ जहाँ तक हम देख पा रहे हैं तीनों ही ऑप्शन में दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर एक लास्ट ऑप्शन बचता है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो इसमें भी मतलब क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पे अलग अलग चीज़ें करते हैं, कि करिकुलम पे भी ध्यान देंगे, जो भी बच्चा है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम होना चाहिए, अलग अलग टीचिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, एड्स का यूज़ कर सकते हैं, खुद में हमारे में क्या स्किल्स है, हमारा कंटेंट कैसा है उसे भी एग्जामिन करना है ना, हर एक चीज़ को देखना होता है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ है, और ये सिर्फ मैंने एक स्टेटमेंट देख के हम बता सकते हैं कई बार आंसर, बाकी सारी नहीं भी पता हो तब भी आप आंसर कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया करो ऐसे में। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि जो भी आपको अच्छे से पता है इन 4 स्टेटमेंट में से, जैसे उसके बेसिस पे आंसर करने की कोशिश करो। जैसे ये हम मैं शॉर्टी के साथ बोल सकती हूँ ना, कि डाइवर्सिटी एक ऑब्स्टेकल नहीं होगा, ठीक है, एक साधन होगा। तो फोर्थ जिस ऑप्शन में है वो तो कभी हो ही नहीं सकता जो 3 ऑप्शन में था, तो इसलिए हमारा राइट आंसर बन गया फोर्थ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। हम ट्राई करेंगे कि 2-4 दिनों में सारा एक बार सिलेबस MCQ जो स्टार्ट किया वो ख़त्म हो जाए, जिससे कि आपके एग्ज़ाम से पहले पहले हम क्या कर पाएँ, एक मॉक टेस्ट भी कर पाएँ, है ना, जिससे आपको अच्छे से मतलब आपकी प्रिपरेशन चेक हो पाए। मिनिमम 50 का क्वेश्चन हम रखेंगे, जिससे आपको थोड़ा और प्रैक्टिस भी हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो चाहे आपका GBT का है, TGT, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल कोई भी है ना, सभी में आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।